गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राज्यसभा कि राज्यसभा का फॉर्मेशन गठन किस प्रकार से किया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ मेंबर्स की मेंबर्स की संख्या कितनी होती है और इनको जो इलेक्शन इनका जो निर्वाचन करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज 250। देखा जाए तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इन मेंबर्स की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है 250। यदि लोकसभा की बात की जाए तो 552 होती है। ठीक है, एट प्रेजेंट यदि देखा जाए तो राज्यसभा के जो मेंबर है वो कितने हैं 245 है ना, कि राज्यसभा के जो प्रेजेंट में यदि मेंबर्स देखे जाए अधिकतम संख्या देखी जाए तो वो है 245। इनमें से क्या होता है कि 12 जो मेंबर्स होते हैं ये 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। जिस प्रकार से लोकसभा में 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ऐसे ही 12 जो मेंबर्स होते हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन जो ये 12 मेंबर्स होते हैं, जैसे लोकसभा में 2 मेंबर्स होते हैं वो तो कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन या क्रिश्चियन कम्युनिटी से वो होते हैं। अब ये जो 12 मेंबर्स राज्यसभा में होते हैं ये अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, अपने फील्ड में क्या होते हैं, अनुभव प्राप्त व्यक्ति होते हैं। जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, इनमें ये एक्सपर्ट होते हैं। और राष्ट्रपति ऐसे एक्सपर्ट जो लोग होते हैं उन्हीं को क्या करता है, नॉमिनेट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आपके सचिन तेंदुलकर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, उन्हें एक अनुभव प्राप्त है उनको, और उन्हें क्या बनाया गया था, उन्हें राज्यसभा का जो सदस्य था उसको नॉमिनेट किया गया था। इसी प्रकार से हेमा मालिनी, आपने सुना होगा नाम, रेखा, जय बहादुरी, अमिताभ बच्चन, ये सब इन्हें क्या बनाया गया था, राज्यसभा का मेंबर्स बनाया गया था, नॉमिनेटेड। ठीक है, आगे देखिए स्टेट लेजिस्लेचर अपॉइंट्स कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये 233 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। इनमें से दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड। अब ये जो मेंबर्स होते हैं इन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। अब इलेक्ट करने का जो मेथड है, जो तरीका है, वह तरीका कौन सा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि जिसे कहा जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की समानुपाती प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो इलेक्शन किए जाते हैं, इलेक्शन 2 टाइप से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम जो आम लोग होते हैं, जो जनता होती है, पीपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। उनका जो इलेक्शन किया जाता है वो किस प्रकार से वोटिंग करते हैं, डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 मेंबर्स खड़े हुए हैं, ठीक है, एमएलएस एंड एमपीज में, और इनकी जो वोटिंग होती है वो वोटिंग डायरेक्ट होती है। किनके द्वारा होती है, जो हम लोग हैं, जो जनता है, पीपल से, इनके द्वारा इनको वोट दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि भाई जैसे 5 मेंबर खड़े हुए हैं, एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं हम, 5 मेंबर खड़े हुए हैं, यदि मैं वोट देने जाता हूं तो इनमें से मुझे जो पसंद है मैं उसको वोट दूंगा। मान लीजिए मुझे नंबर 3 पर पसंद है, मैं इसको वोट देना चाहता हूं तो मैंने उसको वोट दिया। यदि कोई और व्यक्ति आएगा तो वह इसको वोट देगा, कोई और व्यक्ति इसको देगा, कोई इसको देगा, कोई और इसको देगा। मतलब यदि मैंने वोट दिया डायरेक्ट वोटिंग में तो मेरा वोट 1 गिना जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह समझना कि यदि मैं डायरेक्ट वोटिंग में वोट दे रहा हूं तो मेरा वोट 1 गिना जाएगा। अब यदि मैं ऐसे ही इनडायरेक्ट वोटिंग करता हूं, ठीक है, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम के द्वारा मैं वोट डालता हूं, तो मैं, हालांकि कौन डालता है,
आम पीपल जनता नहीं डालती है। ये कौन डालते हैं? जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, यही डालते हैं वोट। अब देखिए कि मान लीजिए मैं स्टेट लेजिस्लेचर कोई मिनिस्टर हूं और मुझे वोट डालना है, तो मैं वोट कैसे डालूंगा? मैं वही वोट डालूंगा जैसे मैंने डायरेक्ट में डाला था। लेकिन डायरेक्ट वोटिंग में मेरा वोट एक था, मेंबर कितने थे? 5 थे, लेकिन मैंने किसी एक व्यक्ति को वोट दिया। लेकिन ध्यान से समझना, इनडायरेक्ट वोटिंग में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है, ये जो 5 व्यक्ति हैं, मुझे इन 5 व्यक्तियों को ही वोट देना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट वोटिंग में तो मेरा 1 वोट था, लेकिन इनडायरेक्ट वोटिंग मेरे कितने वोट हो गए? 5 वोट, है ना। मैं 1 हूं, लेकिन मेरे द्वारा जो वोट डाले जाएंगे वो कितने वोट डाले जाएंगे? 5 वोट डाले जाएंगे। लेकिन ये जो वोट डाले जाएंगे, ये वोट कैसे डाले जाएंगे? प्रेफरेंस के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर डाले जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं इसको पहली प्राथमिकता देता हूं, इसको दूसरी देता हूं, इसको तीसरी प्राथमिकता, इसको चौथी और इसको 5वीं प्राथमिकता देता हूं। और इसी प्राथमिकता के आधार पर क्या होता है? सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होता है, यह सिस्टम क्या कहलाता है? सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की समानुपाती प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा इन्हें इलेक्ट किया जाता है। सेकंड आता है आपका क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, कि इनके जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स, इनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, इन दोनों की क्वालिफिकेशन सेम होती है, बट एक फैक्टर में ये अलग है। जैसे जो एज होती है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 ईयर्स, लेकिन लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 ईयर्स। लेकिन यदि राज्यसभा का मेंबर बनना है तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 30 ईयर्स। भाई ये बस यही डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा में। बाकी लोकसभा के जो मेंबर की क्वालिफिकेशन है वही राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन है। बस एक बदलाव कहां पर किया जाना है? एज में। लोकसभा के मेंबर्स की 25 ईयर्स और राज्यसभा के मेंबर्स की 30 ईयर्स। ठीक है, द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा आर द सेम एज द केस ऑफ लोकसभा। सेम कंडीशन होती है, ओनली डिफरेंस होता है किसमें? लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होती है? 30 ईयर्स होनी चाहिए। अब आता है टेन्योर ऑफ मेंबर, कि ये जो मेंबर होते हैं, इन मेंबर से टेन्योर कितना होता है। एक बात ध्यान रखिए कि लोकसभा है, यह लोकसभा क्या होती है? एक टेम्परेरी हाउस है, मतलब अस्थायी सदन है। इसका मतलब कि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, बट ये जो राज्यसभा है, यह राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, यह परमानेंट हाउस है। ठीक है, तो जो परमानेंट हाउस है, इसीलिए जो टेन्योर माना जाएगा वो टेन्योर किसका माना जाएगा? इनके मेंबर्स का। इनके मेंबर्स का कार्यकाल माना जाएगा, ना कि राज्यसभा का। जबकि हमने लोकसभा में क्या पढ़ा था कि लोकसभा कार्यकाल कितना था। क्यों? क्योंकि लोकसभा क्या थी? एक टेम्परेरी हाउस था, और ये क्या है? एक परमानेंट हाउस है। इसलिए टेन्योर किसका माना जाएगा यहाँ पे? राज्यसभा के मेंबर्स का। तो देखिए, राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट हाउस है। ठीक है, इसलिए यह कभी सस्पेंड नहीं हो सकता। इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 ईयर्स होता है। और 1/3 सदस्य, कितना? 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है किसमें? टेन्योर ऑफ मेंबर्स में। कितना होता है इसके मेंबर्स का टेन्योर? कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन हर 2 वर्ष के बाद क्या होता है कि 2/3 जो सदस्य होते हैं, वो जो 1/3 सदस्य होते हैं, वो 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट आता है आपका ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा, कि राज्यसभा के जो ऑफिसर्स हैं वे ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि लोकसभा के जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स कौन कौन से हैं? वो ऑफिसर्स हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। इसी तरह से राज्यसभा के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑफिसर्स कौन होते हैं? चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। देखिए, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन आर 2 ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा। ये राज्यसभा के 2 ऑफिसर्स हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब देखिए, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा? मैंने बताया था आपको कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है। हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति है वही कौन होता है? राज्यसभा का
वो चेयरमैन होता है, क्योंकि वह क्या है, वह एक्स ऑफिसियो है। मतलब हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसे एक और पोस्ट मिल गई है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते ही, और इसीलिए वह क्या कहा जाता है, एक्स ऑफिसियो कहा जाता है, पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, एक्स ऑफिसियो मतलब हुआ पदेन अध्यक्ष, मतलब एक व्यक्ति को एक पद के साथ साथ दूसरा पद और मिल चुका है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के साथ साथ एक और पद मिल चुका है, एक और पोस्ट मिल चुकी है, वो कौन सी है, राज्यसभा का चेयरमैन। इसका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, 5 इयर्स। ठीक है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है इसका टेन्योर कितना होता है, 5 इयर्स होता है। लेकिन इसका जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है, इस डेप्यूटी चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है, 6 इयर्स। इसका जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स होता है। और डिफरेंस कैसे आया कि भाई चेयरमैन का जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स ही होता है, जबकि इसके मेंबर्स जो डेप्यूटी चेयरमैन का टेन्योर 6 इयर्स होता है। तो दोनों में डिफरेंस कैसे, 1 साल डिफरेंस कैसे हुआ, तो देखिए सॉरी कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, 5 इयर्स होता है। इसीलिए जो राज्यसभा का चेयरमैन है उसका टेन्योर भी कितना होगा, 5 इयर्स, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वही कौन होगा, राज्यसभा का चेयरमैन होगा। लेकिन ये जो मेंबर है डेप्यूटी चेयरमैन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष कैसे हुआ, क्योंकि यह इलेक्ट किया जाता है किसमें से, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से इलेक्ट किया जाता है, कौन, एक डेप्यूटी चेयरमैन। और राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है, जैसे हमने पढ़ा भी कि राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है 6 इयर्स, और इसीलिए डेप्यूटी चेयरमैन का जो टेन्योर है वो कितना होगा, वह भी 6 इयर्स होगा। क्यों, क्योंकि वह राज्यसभा का मेंबर है, और राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर होता है 6 इयर्स, इसीलिए डेप्यूटी चेयरमैन का कार्यकाल भी कितना हो गया, 6 इयर्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, राज्यसभा के फॉर्मेशन के बारे में, और यह आज हमारा कंप्लीट हुआ राज्यसभा फॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट।